एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने साइंस लर्निंग चैनल पे। आज आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट करती है, या वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, या इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लाइट जो है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट करती है, या फिर मैं कहूँ कि लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या है? लाइट वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो हम अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लाइट प्रेजेंट नियर अस। अब लाइट के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट कर सकता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर इस रूम की ही मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या है? वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, दैट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बल्ब, टॉर्च एंड सन आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? अदर देन बल्ब, अदर देन ट्यूबलाइट, जो भी हमारे रूम में चीजें प्रेजेंट है, दे ऑल आर नॉन ल्यूमिनस बिकॉज दे कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट। वो अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे। देन हाउ वी आर एबल टू सी देम? वी आर एबल टू सी देम बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम उन्हें कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम। जो भी लाइट रेज उसके सरफेस पे पड़ रही हैं, अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो ये जो बोर्ड है ये ल्यूमिनस नहीं है, बट जो लाइट इस पे पड़ रही है वो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी इट। सो बोर्ड क्या हो गया हमारा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन क्या है? चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन इज दैट फिनोमिना by which any light rays which fall on the surface it bounce back। तो जब भी रिफ्लेक्शन वर्ड आए आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज का एक सरफेस से टकरा के वापस आना। जब भी लाइट रेज एक सरफेस से टकरा के वापस आती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल इन इट्स सरफेस। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर भी करता है और स्फेरिकल मिरर भी करता है। तो चलिए अब हम प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो प्लेन मिरर को, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर से जो बनाया है वो प्लेन मिरर है। एक साइड आप देखेंगे वहां पे मैंने एक सॉलिड लाइन बनाई हुई है और दूसरी साइड मैंने ऑब्लिक छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। जिस साइड हम ऑब्लिक छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, और जो दूसरी साइड है वो क्या है? फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड ऑफ द मिरर एंड द बैक साइड ऑफ द मिरर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बैक साइड पे छोटी छोटी ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड। नाउ देखते हैं कैसे ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे। जो लाइट रेज सरफेस पे पड़ रही हैं, द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या है? वो लाइट रेज हैं वो जो मिरर के सरफेस पे फॉल कर रही हैं। जो सरफेस पे फॉल करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल कर रही है मिरर के सरफेस पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Then come the reflected ray, the ray which is sent back by the mirror। वो रे जो मिरर ने वापस भेजी, कैसे भेजी वापस? by the process of reflection, by bouncing back। कि वो लाइट रे यहाँ स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके वो वापस हो गई, तो वो जो वापस हो गई उस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज सेंड बैक बाय द मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड reflected ray। incident ray, reflected ray, point of incidence is clear to you। next come to the normal ray। normal ray क्या है? normal ray is a ray, अगर आप मिरर के सरफेस को देखें और नॉर्मल रे को देखें तो नॉर्मल रे वो रे है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। It means normal is a ray which is perpendicular
to the surface of the mirror at the point of incidence. Normal ray is a ray which is perpendicular to the mirror at the point of incidence. Point of incidence पे जो perpendicular ray बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं? Normal ray. Then come to the next. The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Very very important. किसके बीच में है वो एंगल? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एंगल दिया होता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर सरफेस. मान लो वो एंगल आपको दिया हुआ 50 डिग्री. आपसे पूछ लेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बच्चे कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और उसका आंसर कर देते हैं 50 डिग्री. बट ये गलत है. वो गलत क्यों है? बिकॉज angle I is not 50 degree. Here the angle which is 50 degree, it is the angle between incident ray and the surface of the mirror. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अगर ये पूरा 90 है और ये 50 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 40 डिग्री. एंड इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 40 डिग्री. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि एंगल कहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है. देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, it is the angle between normal ray and the reflected ray. Normal और reflected ray के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सारी आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे सारे हमारे न्यूमेरिकल्स या मैं कहूँ रे डायग्राम बेस्ड है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है. पहला रे लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे at the point of incidence all lie in the same plane. Again, incident ray, normal ray, reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane. सेकेंड रूल क्या है वो अभी मैंने आपको लॉ अभी आपके साथ डिस्कस किया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चाहे रिफ्लेक्शन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे सरफेस कैसा भी क्यों ना हो, चाहे सरफेस रेगुलर है, स्मूथ है या मैं कहूँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, बट हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच वाला एंगल होना चाहिए. कभी आप उसको ग्लास के सरफेस के साथ ना देख लेना. ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आता भी है और आया भी है. व्हाट हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे फॉल कर रही है, यानी कि जहां पे नॉर्मल आ रही थी उसी पॉइंट पे ही इंसिडेंट रे आ रही है, तो क्या होगा? तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, उस रे के साथ क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? अगर एक रे बेटा नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, अगर एक रे नॉर्मली आ रही है यानी कि जो हमारा नॉर्मल रे था उसी पर ही इंसिडेंट रे आ रही है, तो आप ध्यान से देखें तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, पहले देखो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे सपोज 40 डिग्री का एंगल है, अगर वो दोनों रेज आपस में जुड़ गई तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री. If the ray angle is 0 degree, angle of incidence is 0 degree. So according to the law of reflection, second law क्या कहता है? Angle of incidence is always equal to angle of reflection, which means कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जहां से आपकी इंसिडेंट रे आएगी उसी पाथ पे ही आपकी रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, उसी पाथ पे ही रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी. और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 0 डिग्री. इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और दूसरा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आपको एक एंगल दे देंगे और आपसे उसमें दूसरा एंगल पूछ लेंगे, तो ध्यान देना है वहां पे कि जो गिवन एंगल है वो सच में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या फिर वो आपका मिरर सरफेस के बीच का तो नहीं कहीं दे दिया. तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. नाउ प्लेन मिरर की ही अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर है जो हमारे घरों में हम कॉमनली यूज करते हैं? तो वो जो मिरर है उसके जो इमेजेस बनते हैं उस इमेजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वैसे आप सबको ये पता ही है, बट मैं फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो इमेजेस होंगी ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होंगी. इरेक्ट का क्या मतलब होता है? अपराइट. अपराइट मतलब अगर हम
सीधा खड़े अपने आप को देख रहे हैं वहां पे, तो हमारी इमेज भी बिल्कुल सीधी ही आएगी, वो उल्टी नहीं हो जाएगी। तो दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, अगर जितना साइज हमारा होगा, जितना भी एक साइज एक ऑब्जेक्ट का होगा, इमेज का भी साइज सेम ही आएगा। थर्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर आप अपना राइट हैंड अपराइट कर रहे हैं, राइट हैंड को अगर आपने उठाया तो जो इमेज होगी उसका कौन सा हैंड हमें दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम द राइट साइड एंड राइट साइड बिकम द लेफ्ट साइड, द फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, which is commonly shown by the plane mirror. Then image is far behind as the object is in front of it. यानी कि जैसे अगर आप इसको समझने के लिए आप क्या करें, आप मिरर के बिल्कुल क्लोज खड़े हो जाएं। आप जैसे जैसे मिरर से दूर जाते जाएंगे, आप पहले बिल्कुल क्लोज खड़े होकर अपने आप को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाएं। आप क्या देखेंगे? आपकी इमेज भी पीछे की तरफ जा रही है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इमेज इज एज फार बिहाइंड एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी उतनी दूर ही बनेगी। तो ये चारों आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रखने हैं। तो नंबर 1 क्या है? वर्चुअल इरेक्ट होगी। नंबर 2 सेम साइज की होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। एंड नंबर 4 इमेज उतनी ही दूर होगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका सारा प्लेन मिरर यहाँ पे ओवर हो जाता है। Then we come to the spherical mirror. Spherical mirror क्या होते हैं? Spherical mirror वो मिरर है जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा मतलब कि फ्रंट साइड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था प्लेन मिरर के केस में वो बिल्कुल स्ट्रेट था। बट अगर मैं आपके स्फेरिकल मिरर्स की बात करूं तो उनमें वो थोड़ा सा कर्व्ड है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर 2 टाइप्स के हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज द मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज इनवर्ड है, यानी कि वो अंदर की तरफ को डिप्रेस्ड है। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात कहूं, दैट इज बल्ज्ड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ को निकला हुआ मिरर होता है और जिसे हम कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिन कीजिए कि ये जो मिरर है ये एक होलो स्फेयर का पार्ट है। ये एक होलो स्फेयर था, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि होलो है, यानी कि अंदर से खोखला है। हम उसको मिरर का एक पार्ट मान के चलते हैं। तो उस स्फेयर का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So what is center of curvature? It is the central point of hollow sphere of a glass of which mirror is a part. जिसका जो मिरर एक हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कनकेव और कन्वेक्स दोनों यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हुए हैं, तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा वो उसके सामने है, और अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे है। पीछे का क्या मतलब? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तो पीछे हुआ ना वो, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? concave mirror has center of curvature in front of it, whereas convex mirror has center of curvature behind it. Then come the radius of curvature. जैसे स्फेयर का रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया, इन द सेम वे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. It is the distance between center of curvature and the pole is called the radius of curvature. It is represented by R. Center of curvature is represented by C. दोनों में सेम रहेगा. Then come the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करेगी. स्ट्रेट लाइन विच passes through center of curvature and pole is called the principal axis. Then come the next term, pole. Pole is the central point of the reflecting surface. जो हमारा मिरर है, जो मिरर का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? पोल. पोल क्या है? बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. देन कम द एपर्चर ऑफ द मिरर. एपर्चर ऑफ द मिरर इज द पोर्शन, जहां पे मैंने M से M डैश लेबल किया हुआ उसे, तो M से M डैश वो पार्ट है मिरर का जहां पे एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि पूरा मिरर की जो बाउंड्रीज है उसे हम क्या बोलेंगे? एपर्चर ऑफ द मिरर. ये पूरा का पूरा क्या है? एपर्चर ऑफ द मिरर.
from where the light actually reflect back. चलिए अब हम करते हैं why concave mirror is called converging mirror whereas convex mirror is called diverging mirror. तो converging mirror क्यों कहते हैं concave mirror को? तो जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर के सरफेस पे पड़ती है, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर के सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके वो एक पॉइंट पे मीट कर जाती है, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी बेटा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. All the parallel beam of light after reflection from a concave mirror, they will meet at a point and that point is called focus of a concave mirror. तो आपने अभी यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है. इसका क्या मतलब है कि सारी लाइट रेस क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है. सारी लाइट रेस क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, और इसीलिए हम इस मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर. और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर पे जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पड़ती है, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे चारों दिशाओं में फैल जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ? दे विल डाइवर्ज. और जब आप उन डाइवर्ज रेज को एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, अगर आप एक्सटेंड करो तो वो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी वो जो पॉइंट है वो क्या है? फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर. जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे कन्वेक्स मिरर का वो क्या है? फोकस. तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो है फोकस, और इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे उसके ऊपर आ रही है, दे विल डाइवर्ज. वो सारी की सारी फैल जाएंगी और फैल जाएंगी, और जब आप इन रेज को पीछे को एक्सटेंड करोगे, दे विल मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. अब हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एज वेल एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से. और जो फोकल लेंथ है वो क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. चाहे वो कनकेव मिरर हो और चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में हम उसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ. अब रिलेशनशिप क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2. यानी कि फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ. इसी तरह से अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो r इज इक्वल टू 2f. कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर. यानी कि कनकेव मिरर से अगर आप एक इमेज को फॉर्म करवाना चाह रहे हो तो आपको कुछ रूल्स को याद रखना है. अगर ये रूल्स आपको याद है तो आपको रे डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि रूल्स के बेसिस पर ही रे डायग्राम्स हैं. तो चलिए हम इनके रूल्स को वन बाय वन करते हैं. पहले आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे. तो क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ किया हुआ है और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एरोस पे ध्यान दीजिएगा. If a ray of light parallel to the principal axis fall on a concave mirror, after reflection it will pass through the focus. यानी कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कनकेव मिरर से टकरा के, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके वो किससे पास होगी? फोकस से पास होगी. तो ये हमारा फर्स्ट रूल है. सेकेंड रूल इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आई गेस सब आपको क्लियर हो गए होंगे. इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर इट विल passes through the focus. If a ray of light passes through the focus of a concave mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis. Third rule very simple. If a ray of light passes through the center of curvature, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी इट विल बाउंस बैक.
यानी कि वो सेम पाथ पे ही बाउंस बैक हो जाएगी, या मैं कहूं इट विल रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, यानी कि जिस पाथ से वो आ रही थी उसी पाथ पे ही वो वापस चली जाएगी। तो आपको यहाँ पे एरो बताने जरूरी है, क्योंकि एरो से ही सामने वाले को क्लियर होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। Fourth rule, very very simple. If a ray of light falls at the pole of a concave mirror and make an angle of incidence, it will reflect back by making the same angle. यानी कि अगर एक ray of light पोल पे आके पड़ रही है तो जो वो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल के साथ ही वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये जो चारों रूल्स हैं इनको सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको 2 से 3 बार आप ड्रॉ कीजिएगा। जब आपको ये क्लियर होंगे तभी आपको रे डायग्राम्स क्लियर होंगे। तो आपने अब ये रूल्स कर लिए, तो अब आगे हम करते हैं कि रे डायग्राम्स कैसे हैं, कैसे हम कनकेव मिरर पे अगर अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो कैसे इमेज की पोजीशन वेरी करेगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, जैसे ये पोल है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच में कहीं रखना है। अब जो वो बीच में रखना है वो आप कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली आपको सेंटर पे ही रखना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, अब कुछ नहीं करना, अब हमें इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट द पोल, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही है, एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग द सेम एंगल, तो मैंने एक रे ऐसे ड्रॉ की है और दूसरी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके पोल से ऐसे ड्रॉ की है। दूसरी क्या कैसे जाएगी, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो सेम ही पाथ पे होगी। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इमेज वहां बनती है जहां पे दो लाइट रेज मीट कर रही हैं। ये लाइट रेज यहाँ तो कहीं जाके मीट नहीं होंगी क्योंकि ये वाइड होती जा रही है इधर से, और इधर से ये नैरो है। तो अगर मैं इन दोनों लाइट रेज को पीछे को एक्सटेंड करूं तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट होंगी, और जिस पॉइंट पे ये मीट होंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो इमेज के ही यहाँ पे अगर हम करेक्टर्स को देखें, ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, इमेज आपकी इतनी बड़ी है। इसका क्या मतलब है कि इमेज का जो साइज है वो कैसा है, मैग्नीफाइड है। इमेज का जो साइज है वो कैसा है, बड़ा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। नंबर 2, अगर हम बात करें पोजीशन कहाँ है, इमेज बन कहाँ रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, वो बन रही है मिरर के पीछे, तो आप क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। अब इमेज की नेचर कैसी है, नेचर को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैंने जैसे ये हेड बनाया इमेज का, तो अगर ये जो हेड है अगर अपराइट है तो मतलब जो इमेज है वो इरेक्ट है। इरेक्ट का क्या मतलब होता है, सीधा। जब हम अपने आप को इमेज मिरर में देख रहे हैं तो जो हमारी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसा ही अगर इमेज बन रही है, तो यानी कि इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। तो जब भी इमेज इरेक्ट होगी वो वर्चुअल भी होगी ही होगी। देन व्हाट यू विल राइट, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तीनों करेक्टर आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये वाला जो रे डायग्राम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इसी के बेसिस पे आपको रे डायग्राम के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब ये जो रे डायग्राम है इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, कनकेव मिरर को इस रे डायग्राम के बेसिस पे हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इट इज यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर। कैसे, जब डेंटिस्ट मिरर को हमारे टूथ के बिल्कुल क्लोज ले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे टूथ की एक एनलार्ज यानी कि एक बड़ी एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, जिससे कि डेंटिस्ट को उस पे काम करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से शेविंग के टाइम पे और मेकअप के टाइम पे भी हमें एक एनलार्ज इमेज दिखेगी अपने उस पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर फेस पार्ट की, जिसे हम काम करना चाहते हैं। Then when object is at focus, तो पहला रे डायग्राम हो गया। अब सेकंड रे डायग्राम की बात करें, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, अब हमने क्या किया, पहले पोल और फोकस के बीच में था, अब हमने शिफ्ट कर दिया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गए, फोकस पे। ध्यान रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी मिरर हो चाहे वो कोई भी लेंस हो, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज हमेशा इंफिनिटी पर ही बनेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप मिरर कर रहे हैं चाहे आप लेंस कर रहे हैं, हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज एट इंफिनिटी।
तो फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो क्या हुआ, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे पैरेलल है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड पासेस थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्ट होके वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। सेकेंड रे, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, रिफ्लेक्ट होके वो उसी पाथ से आ जाएगी, यानी कि इसी रे पे आपको दो एरोज बनाने हैं। अब अगर हम इन दो लाइट रेस को देखें तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, तो क्योंकि वो लाइट रेस कहीं पे मीट नहीं कर रही इसीलिए हम इमेज की पोजीशन क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी। साइज कैसा होगा, क्योंकि वो बहुत ही नीचे चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम एरो ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत नीचे होगा, इसीलिए साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। अब क्योंकि इमेज आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो यानी कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के जब भी हमने लिखना है हमने इन्वर्टेड के साथ एक और वर्ड हमेशा लिखना है, अदरवाइज वो इन्वर्टेड इमेज इनकम्प्लीट है, हमने क्या लिखना है, रियल। तो ध्यान रखें, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला जो केस है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और कहीं पे भी अगर आप कनकेव मिरर का केस पढ़ रहे हैं और कहीं पे भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनेगी, तो इसीलिए ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इंफिनिटी। अब ये वाला जो केस है ये यूज कैसे हो रहा है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, कार हेडलाइट, सर्च हेडलाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, बल्ब को प्लेस किया जाता है एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, यानी कि जो हमारी टॉर्च है, टॉर्च में कनकेव मिरर लगा हुआ है और जो उसका फोकस पॉइंट है वहां पे बल्ब को रखा जाता है, वहां पे बल्ब को प्लेस किया जाता है। तो वो बल्ब को जैसे ही हम ऑन करेंगे उस बल्ब की जो लाइट है उसकी इमेज दूर तक हमें दिखाई देती है। दूर तक दिखाई देने का मतलब क्या हुआ, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सेम इज विद द कार हेडलाइट एंड द सर्च लाइट। तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, व्हाई वी यूज और विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस और व्हाई वी यूज कनकेव मिरर इन टॉर्चेस। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि व्हेन वी प्लेस द बल्ब एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज एट द infinity, that's why it is used. Then the third case, when object is between center of curvature and focus. अब हमने देखो क्या किया, पहले केस में पोल और फोकस के बीच में था ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा। अब हम और थर्ड केस में कहा आ गए, when object is between C and F, when object is between center of curvature and the focus। तो अब हम इसके भी रे डायग्राम को समझते हैं, वही हम रूल्स लगा रहे हैं, मैं बार बार रूल्स बोल के आपको समझा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। When a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass through the focus. Second, if a ray of light passing through the center of curvature after reflection it will retraces the own path. यानी कि अगर एक ray of light पैरेलल होगी तो फोकस से चली जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी से वापस आ जाएगी। आप इन दोनों रेज को जहां पे ये मीट कर रही हैं वहां पे हमारी इमेज बनेगी। अब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो था ए बी वो अपराइट था और जो इमेज है ए डैश और बी डैश ये कैसे है, ये डाउनवर्ड है। इसका क्या मतलब है कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के साथ क्या वर्ड आपको याद रखना है, आपको सभी मैंने बताया कौन सा वर्ड है वो, रियल। तो इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड। बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, देन वी विल से द इमेज फॉर्म्ड इज मैग्नीफाइड। अब सी से कहां है वो, सी से कहां बन रही है, सी से परे बन रही है, तो हम क्या बनेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड सी। चलिए अब हम फोर्थ रे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रे डायग्राम में अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस रे डायग्राम की खासियत है कि इस रे डायग्राम को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज बनेगी नंबर एक वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और नंबर दो वो ऑब्जेक्ट के जितने साइज की ही बनेगी। तो रे डायग्राम को बनाते हुए बिल्कुल आप स्केल को यूज कीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे हर रे डायग्राम में ही आपको ये करना चाहिए, बट इस केस में तो स्पेसिफिकली पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस भी आपको सेम लेना और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी सेम लेना है। तो सपोज आपने जो ऑब्जेक्ट है वो आपने 2 सेंटीमीटर का लिया, तो आपकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर की ही बननी चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। रूल्स को आप फॉलो कर लेते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द focus. Second, if a ray of light passes through the focus of a concave mirror after reflection, it will become parallel to the principal axis. तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और जो बेटा इमेज बनेगी वो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो रियल और इन्वर्टेड है। मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और साइज कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं कि सेम साइज, किसके जितना भाई सेम साइज, ये तो बताओ। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है, जितने साइज ऑब्जेक्ट का है उतनी ही बनेगी। अब देखिए हमने स्टार्टिंग से, अगर मैं पहले केस से बात करूं तो पहले ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था, फिर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। फोर्थ में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब हम फिफ्थ में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो बेटा देखो, तो ऐसे ही हमने रूल्स लगाने हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. If a ray of light passes through the focus after reflection it become parallel to the principal of axis. अब इमेज कहाँ बनती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इमेज वहां बनती है जहां पे दोनों लाइट रेज मीट कर रही हैं, और इस केस में लाइट रेज कहाँ मीट कर रही हैं, दे विल मीट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मीट कहाँ कर रही है, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज जो है कहाँ बन रही है, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली जो इमेज है वो छोटी होगी, तो इट विल बी डिमिनिश्ड। देन नेचर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज बन रही थी बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ था तो इमेज बन रही थी बियॉन्ड सी, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस हैं, यानी कि जब जहां पे ऑब्जेक्ट को रखोगे उसके कंट्रास्ट में इमेज बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर इस केस को करने के लिए अगर मैं ये वाला केस उठाऊं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब फोकस पे था बेटा ऑब्जेक्ट, इमेज बन रही थी इंफिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट को आप रख दे इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो आइए देखते हैं इस रे डायग्राम को। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। तो दोनों लाइट रेज फोकस पे मीट कर रही हैं। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बिल्कुल ही पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, और वो इतनी छोटी बनेगी कि आप उसको यहाँ पे लोकेट भी नहीं कर सकते। बट हमें पता है, ये आपको याद रखना है कि जब भी कनकेव मिरर आप यूज कर रहे हो तो जो फोकस पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ऑल्दो दिख नहीं रही है, आप कहेंगे कि मैम कैसे आपने कहा कि रियल और इन्वर्टेड है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। बट जब भी कनकेव मिरर यूज होगा तो फोकस पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा बेटा रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। पोजीशन, फोकस, साइज जो है वो पॉइंट साइज। इस केस के भी हमें कुछ यूजेस आते हैं, कुछ गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड एज डॉक्टर हेड मिरर, व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। तो उसका जो आंसर है वो सिंपल ये है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, सन रेज कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, और वो जो इंफिनिटी से जो रेज आ रही है वो रेज जैसे ही कनकेव मिरर से टकराएंगी तो एक पॉइंट पे उस लाइट को फोकस कर देंगी, और वो जो पॉइंट होगा वो सोलर फर्नेस से हम कोई भी मेटल्स को मेल्ट कर सकते हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर सकते हैं, तो वहां पे हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं अपने हेड पे यहाँ पे मिरर बांधते हैं, वो क्यों, ताकि रूम से जितनी भी लाइट है वो यहाँ पे पड़ के जिस पॉइंट पे डॉक्टर देख रहे हैं उस पॉइंट पे वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर एरिया पे पड़े
और जो भी ऑर्गन को वो स्टडी कर रहे हैं, जो भी वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो क्लियर हो सके। तो ये हमारे सारे रे डायग्राम्स थे। अब इन रे डायग्राम्स को पहले आपको लर्न करना है और इनसे भी पहले आपको रूल्स को लर्न करना है। जब आपको रूल्स लर्न होंगे तब आप रे डायग्राम में क्लैरिटी बना पाएंगे, और जब रे डायग्राम आएंगे तभी आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे मिरर फॉर्मूला और कैसे साइन कन्वेंशन को हमने यूज करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमें मिरर फॉर्मूला, जो कि कनकेव हो या कन्वेक्स दोनों ही केस में सेम है, लर्न करना है। दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप कहेंगे मैम ये v, u और f क्या है? v है बेटा इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है हमारी फोकल लेंथ। अब यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मैं ये वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितने भी हमने डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं? पोल से मेजर करने हैं। इस चीज को याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, चाहे वो कनकेव है या कन्वेक्स है, दो सभी डिस्टेंसेस को पोल से ही मेजर करना है। और जितने भी आप डिस्टेंसेस या मैं कहूं हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं ऑन द अपर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जितने भी आपकी हाइट्स या डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी वो सारी आपकी नेगेटिव होंगी। ये चीज को ध्यान में रखना। तो यू आपको मैंने अभी क्या बताया? ऑब्जेक्ट का पोल से रिलेटेड लेकर जो डिस्टेंस है वो है आपका यू। वी क्या है? वी को अगर मैं समझूं तो पोल से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वी। फोकल लेंथ क्या है? फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका f स्मॉल f, दैट इज द फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। m का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है -v/u और दूसरा है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब भी हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें फॉर्मूला पता हो तो हम सिंपल वैल्यूज पुट करें तो हो जाएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि रे डायग्राम में, उस रे डायग्राम में कहाँ पे इमेज है, किस क्या हाइट है उसकी, वो सब चीजें अगर हमें पता होगी तभी ही हम साइन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ साइंस मैं आपको यहाँ पे लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ। यू क्या है? यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे आप मिरर की बात कर रहे हो चाहे आप लेंस की बात कर रहे हो, यू कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो यू बेझिझक होके आप नेगेटिव पुट कर दीजिए। वी, अगर मैं कनकेव मिरर की ही बात करूं, मैंने कहा कि सारे डिस्टेंसेस को आपको पोल से मेजर करना है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? v की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट केस में होगी, क्योंकि पोल से अगर आप इस साइड को जा रहे हो तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, और पोल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जा रहे हो तो डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। तो पोल से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पे आप पॉजिटिव साइड पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जहां पे आप v यानी कि इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो ये पहला केस है जहां पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट, और इसी केस में जो v की वैल्यू है वो आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव। बाकी के चाहे कोई भी रे डायग्राम आप देखो, आप सब में जो इमेज कहाँ बना रहे हो? इमेज आप मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ही बना रहे हो, इमेज आप मिरर के सामने ही बना रहे हो। तो जब भी इमेज मिरर के सामने बनेगी तो v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। देन कम द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस कहाँ है? कनकेव मिरर का फोकस कहाँ है? उसके सामने। उसके सामने का मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जब हम पोल से कोई डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड को मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव। इट मींस द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज आल्सो नेगेटिव। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, कनकेव मिरर, कनकेव कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कोई भी हो, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रख रहे हैं। कहीं पे भी देख लो, आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, दैट्स व्हाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। देन हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी अगर मैं कहूं, क्योंकि पहला रे डायग्राम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी इंपॉर्टेंस एक और हमारे सामने जो निकल के आई वो ये कि इसी केस में जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, और किसी भी केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बन रही, इसीलिए हाइट ऑफ इमेज
सिर्फ पहले केस में जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा, तभी भी H की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी और हमेशा वो क्या आएगी, नेगेटिव। मैं ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ ताकि आपको रे डायग्राम से आप कैसे कोरिलेट कर सके वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं ऐसे सिंपल नहीं आपके साथ बात कर रही। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आती है, यानी कि आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की और आंसर आपका प्लस में आया, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी 1 आई तो उसका क्या मतलब है, जो इमेज है वो कैसी है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो जब मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी -1। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड, और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि ये रे डायग्राम भी मुझे यही कह रहा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है कि एक मैग्नीफाइड इमेज, और अगर लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, एक डिमिनिश्ड इमेज। अब मैं इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 है, इसका क्या मतलब है, सिंपल इतना सा क्वेश्चन आता है, इफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिरर इज +3 व्हाट डज दिस मीन। तो आपको जो मैंने अभी साइंस लर्न करवाए, आप क्या कहेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है, 3 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज है, वो जो है वो 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम करते हैं इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन, find the nature, size and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स में ये देखना है कि मिरर कौन सा है। मिरर अगर हमें पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो फिर उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यू आपको कितना दिया हुआ है 15। और अगर आपको याद हो, अभी आपको क्या करवाया कि यू हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है, तो -15। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, अगेन वी हैव टू कीप -10। क्यों, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। अब आपको निकालने को क्या कह रहे हैं, फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तीनों चीजें हमें निकालनी है। तो पहले हमारे पास u और f है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारी v तो हमें कैलकुलेट ही करना है, u की क्या वैल्यू है -15, f की क्या वैल्यू है -10। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10, ये -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे हम 10 और 15 का, तो कितना आ जाएगा 30, -3, 10 3 30, 15 2 देन 1/v comes out to be -1/30। अब इस स्टेप पे आके बच्चों की बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं। वो एरर क्या कर देते हैं, वो एरर कर देते हैं कि v जो है वो -1/30 है, पर ध्यान दें v है आपकी -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी क्या निकल गई, आपकी निकल गई है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, -30 सेंटीमीटर। और अब आपको नेचर और साइज कैलकुलेट करना है। तो साइज कैलकुलेट करने के लिए मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे -v/u भी मैं लगा सकती हूँ, है ना। -v/u लगा के m इज इक्वल टू -v की क्या वैल्यू है -30, u की क्या वैल्यू है -15। -15 and -30 will comes out, m is equal to -2। -2 आपकी m आ गई है, और m की वैल्यू -2 क्या इंडिकेट कर रही है, अभी मैंने आपको बताया, माइनस इंडिकेट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि यहाँ पे आपको नेचर भी मिल गई। तो क्या नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुझे साइज चाहिए। साइज जानने के लिए, क्योंकि मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ही जो दूसरा फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज
बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लगाऊंगी। हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करनी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई थी -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -2 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, वो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप तीनों करेक्टर्स को आप इसके नीचे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड, अब उन्होंने आपसे नेचर पूछी है तो नेचर लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पूछा है, साइज आप क्या बताएंगे, मैग्नीफाइड है क्योंकि 2 की वैल्यू थी वहां पे -2, साइज है आपका मैग्नीफाइड। और अगर मैं कहूं पोजीशन क्या है, पोजीशन इज -30 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड के साथ आप ब्रैकेट में -2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने वो कैलकुलेट भी कर लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, अ कनकेव मिरर, अगेन हमें बता दिया कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। यहाँ पे बेटा आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 3, रियल का क्या मतलब हो गया कि रियल और इन्वर्टेड है तो इट इंडिकेट -3। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिवन तो हमें कुछ खास है नहीं। तो मैग्निफिकेशन आपको -3 गिवन है, उसके बाद वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट है तो यू हमेशा ही आपका माइनस रहेगा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, -v/u, m कितनी गिवन है -3, -v एंड -10, माइनस है माइनस कैंसल, v comes out -30 सेंटीमीटर विच इज आर आंसर। इज इट क्लियर? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि u कितना है आपका -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव हो जाएगी और कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। ओके, तो अगर आपको v कैलकुलेट करना है, v लिख के यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। फॉर्मूला पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको साइन पे ध्यान देना है कि प्लस का आएगा या माइनस का। सारा ही ये जो न्यूमेरिकल्स है इनमें सारा खेल जो है वो प्लस और माइनस के साइंस का ही है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। we have to calculate -10 -20, then 1/v is equal to -1/20, -1/10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v comes out to be 20 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 20 आ गया, -1 + 2, v comes out 1/v is equal to 1/20 and v comes out 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू यहाँ पे बेटा कैसी आई है, प्लस में आई है। अब जब v की वैल्यू प्लस में आई है तो इसका क्या मतलब है, इमेज के 2 कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे आप, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और दूसरी चीज v जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर, आप क्या लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के वो पीछे बन रही है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल और फोकस है। अगर फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है तो यहीं से ये चीज क्लियर हो रही है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। अब हम करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कन्वेक्स मिरर। ऑल्दो हमने जो रूल्स कनकेव मिरर के केस में पढ़े वही सेम रूल्स कन्वेक्स मिरर के केस में भी हैं, बट फर्क क्या है, द ओनली डिफरेंस इज कि जो कनकेव मिरर है वो क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर है, इसीलिए रूल्स को बनाने का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल, वहां पे भी हमने क्या किया था, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एरो को देखिएगा और उससे समझिएगा, अगर एक रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज, वो जो रे है वो दूर चली जाएगी, टकरा के मिरर से टकराएगी और दूर चली जाएगी। और अगर आप उस रे को पीछे को एक्सटेंड करें तो वो रे एक पॉइंट से पास करेगी, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। दूसरा रूल बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, कि अगर एक रे ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस से पास कर रही है, इफ अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसा हमें लग रहा है कि वो फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्ट करके वो सीधी हो जाएगी। आप ध्यान दें, जो भी मैं मिरर के पीछे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में नहीं है। वो मिरर के पीछे जो भी लाइंस होती है वो हमारी इमेजिनरी लाइंस है, वहां पे वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तीसरी चीज, जो तीसरा रूल क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature it retraces its own path। यानी कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसा हमें फील हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो उसी पाथ से ही जाएगी। यानी कि जो एरो आएंगे वो आने का और जाने का उसी लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ रूल क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द पोल ऑफ द मिरर। अगर एक रे पोल के साथ एक एंगल बना रही है, जिस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूंगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सेम एंगल बनाएगी एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हमारे रे डायग्राम्स हैं, बट कन्वेक्स मिरर के केस में रे डायग्राम दो ही हैं। पहला रे डायग्राम, हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखें, और दूसरे रे डायग्राम में हमें जो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे कंसीडर करना है। तो पहला रे डायग्राम स्टडी करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखा हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ रखा है, आप उसको थोड़ा पीछे भी रख सकते थे या थोड़ा आगे भी रख सकते थे। चलिए रे डायग्राम को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स। तो पहला, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उसके रे पैरेलल आ रही है तो जो पैरेलल रे होगी बेटा वो क्या करेगी, इट विल डाइवर्ज। और डाइवर्ज रे को अगर आप पीछे को एक्सटेंड करें तो वो रे हमें फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। अनदर रूल लगाते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बाउंस बैक द सेम पाथ। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी वो वहीं से चली जाएगी। तो आपकी दोनों रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही है। वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पी और एफ के बीच में। हमेशा वो पॉइंट, चाहे आपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी लाई क्यों ना किया हो, वो जो पॉइंट होगा वो पोल और फोकस के बीच में ही लाई करेगा। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। मैंने इसको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्यों कहा, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो उसका जो हेड है वो अपराइट है, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर को ही रखी हुई है। तो वो ऊपर रखी हुई है, पोल और फोकस के बीच में है। बट साइज अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज छोटा है, तो इसीलिए जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो ये था हमारा पहला रे डायग्राम। अब हम सेकंड रे डायग्राम की तरफ आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो मैंने आपको कनकेव मिरर के केस में भी बताया था कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है फोकस पे। तो यहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी पे था, पैरेलल रेज आई। पैरेलल रेज को जब हमने मिरर के सरफेस पे डाला तो रिफ्लेक्ट होके दे अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। अब जो ये इमेज बन रही है फोकस पे और जो कनकेव मिरर के केस में जो मिरर इमेज बन रही थी, उन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहां पे जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। और कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। बट कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, चाहे आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो। तो ये आपको याद रखना है, फोकस में बन रही है और बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश, या आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज। आप इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है। पॉइंट साइज का मतलब बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। अब यहाँ पे इसकी एक एप्लीकेशन आ जाती है, दैट द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर।
इसको हम क्वेश्चन ये भी आ जाता है विच मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, या क्वेश्चन आ सकता है व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। तो विच मिरर इज यूज्ड, कन्वेक्स मिरर। व्हाई इट इज यूज्ड, तो आंसर ध्यान से सुनेगा, व्हाई इट इज यूज्ड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। रेयर व्यू मिरर क्या होता है बेटा, जो हमारी बाइक एक्टिवा में जो साइड में मिरर होते हैं, कार में जो साइड में मिरर होते हैं, वो मिरर कौन से हैं, कन्वेक्स मिरर। अब वो जो मिरर है वो क्या करता है, जितने भी हमारे साइड या हमारे पीछे जितने भी व्हीकल्स चल रहे होते हैं, उन व्हीकल्स की वो एक डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है ताकि व्यू ज्यादा आ सके। तो रेयर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज किया जाता है, आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कनकेव मिरर यूज कर लिया तो कनकेव मिरर तो रियल और इन्वर्टेड, यानी कि आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आपके पीछे कोई ट्रक आपको उल्टा नजर आ रहा है, तो उससे कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। या आपने प्लेन मिरर लगा दिया तो उससे क्या होगा, जो ट्रक का जो ओरिजिनल साइज है वो उतना ही दिखाई देगा, जिससे वाइड कवरेज नहीं होगी, यानी कि वाइड व्यू नहीं देगा। वो कैसा व्यू दे रहा है, नैरो व्यू दे रहा है। तो कन्वेक्स मिरर का क्या एडवांटेज है, पहला तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और दूसरा वो हमें एक वाइड व्यू देगा, जिससे कि हमें अपने पीछे चलने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको एक हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन कौन से व्हीकल और कितने डिस्टेंस पे हमसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो दैट आर द 2 रीजन व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है, आपको इन 2 पॉइंटर्स में इनको एक्सप्लेन करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपको टीचर मार्क्स नहीं देगी। तो ये हमारे थे कुछ रे डायग्राम्स। अगर मैं उन रे डायग्राम्स के बेसिस पे आपको कुछ डाटा आपको बताऊं, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इसका फोकस है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो किस साइड है, राइट हैंड साइड। कन्वेक्स मिरर का जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, राइट हैंड साइड। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रही है वो हमेशा कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब वर्चुअल और इरेक्ट है तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, और जब बेटा इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो हाइट ऑफ इमेज हमने कैसी लेनी होती है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, बिकॉज जो इसकी साइन कन्वेंशन है वो बहुत इजी है। कैसे इजी है, चलिए समझते हैं। मिरर फॉर्मूला मैंने आपके साथ अभी कनकेव मिरर में भी डिस्कस किया, वही सेम रहेगा, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Then come the formula for magnification, which is minus v by u, that is minus of image distance by object distance. और दूसरा फॉर्मूला क्या है, height of image by height of object. तो u ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने अभी आपको पहले भी कनकेव मिरर में बोला था कि चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, u आपका हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। v कहां बन रही है इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल से इस डायरेक्शन में बन रही है, दैट्स व्हाई v फॉर द कन्वेक्स मिरर, दैट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर कन्वेक्स मिरर, इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें कोई 2 केस नहीं है जैसे हमने कनकेव मिरर में पढ़े थे, वहां पे हमें थोड़ा सा याद रखना है, बट कन्वेक्स मिरर में हमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और भी अगर आपको मैं ट्रिक बताऊं तो कन्वेक्स मिरर को हम कैसे लिखते हैं, CONVEX। अगर इस x को ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्लस, और ये जो प्लस का जो निशान है ये हमेशा ही सेम रहने वाला है, यानी कि u को बस मैं छोड़ दूं तो और सभी चीजें इसकी प्लस ही हैं। ये खुद से बता रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है एक्सेप्ट u, क्योंकि u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि हमें हमेशा ही ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस, इसीलिए वो नेगेटिव है। और सारी चीजें तो खुद कन्वेक्स ने ही बता दी कि मेरे अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, यहां तक कि मैग्निफिकेशन भी इसकी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, और इसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। बट वर्चुअल और इरेक्ट बनने के साथ साथ इसमें जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, दैट इज लेस देन 1। तो जो इसमें इस क्वेश्चंस जो आएंगे, अगर आपको कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन होगा तो जो मैग्निफिकेशन होगी वो प्लस, और ऑलवेज इट विल बी लेस देन 1। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब करते हैं इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो अब की बार सीबीएसई ने हमारा साइंस का सैंपल पेपर दिया है, उसका एक इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन है,
वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रही है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर of focal length 26 centimeter, the image will not form at infinity। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ने पे कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों लगेगा ऐसा? बिकॉज उन्होंने u भी 26 दिया है और फोकल लेंथ भी 26 दी है। उससे क्या पता चल रहा है कि पहली जो हमारे पहले ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई इसका मतलब जो है कि ऑब्जेक्ट इज एट द एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है तो इमेज हमेशा इंफिनिटी पे बन रही है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कन्वेक्स मिरर है। और अगर अभी आपने कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स आपने प्रैक्टिस कर ली हैं तो आपको पता होगा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस साइड। तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। हमने पढ़ा है दैट u इज ऑलवेज टुवर्ड द नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड। और जो क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 26 सेंटीमीटर है और जो u है वो भी 26 सेंटीमीटर ही है। तो इमेज इंफिनिटी पे कैसे बनेगी? इमेज तो आपको पता है कि कहाँ बनेगी। ये कौन सा केस हो गया? When the object is placed anywhere on the principal axis, the image is formed between pole and focus। तो it means जो हमारी assertion statement है वो यहाँ पे जो है will not form at infinity, ये true है। यानी कि जो assertion statement है वो true है। Reason for the given system, the equation 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f gives v equal to infinity। जो रीजन क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है इसके अकॉर्डिंगली v इंफिनिटी पे आएगी, तो ये भी रॉन्ग है। तो इट मींस assertion is true but reason is false। तो इसका आंसर क्या है? assertion is true but reason is false। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो सीबीएसई ने अब की बार हमारे सैंपल पेपर पे दिया और मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is placed at a distance of 6 सेंटीमीटर। हमेशा क्वेश्चन को रीड करते करते ही आप गिवन को लिख लेंगे। u कितना दिया हुआ है? -6। ऑलवेज राइट द साइन अलोंग विद इट। फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, मिरर बता दिया कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इट मींस आपको v पूछ रहे हैं और साथ ही आपको नेचर भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। तो 1 by 12 इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by -6। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 by v इज इक्वल टू 1 by 12 प्लस 1 by 6। तो 1 by v is equal to LCM 12, 1 plus 2, 1 by v is equal to 3 by 12 and v comes out 12 by 3 that is 4 सेंटीमीटर। तो आपकी पोजीशन क्या आ गई? प्लस ही आनी चाहिए। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है कन्वेक्स मिरर के केस में तो आपने कहीं ना कहीं कोई एरर किया है तो उसको दोबारा से रीचेक करेंगे। देन नेचर क्या होगी? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज वो पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज भी करता है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आप मिरर पे कहीं पे भी, मतलब मिरर के सामने आप कहीं पे भी खड़े होंगे आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट आएगी। तो इरेक्ट इमेज आ रही है तो मिरर कौन सा है? इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दी हुई है प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और लास्ट है प्लेन और कन्वेक्स मिरर। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है प्लेन और कन्वेक्स मिरर। अब रीजन क्या है क्यों प्लेन और कन्वेक्स दोनों को हमने चुना? क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो तो हमेशा ही हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट दिखाएगा, बट जो कन्वेक्स मिरर है अगर आपने उसके रे डायग्राम्स को लर्न कर लिए तो उसमें भी आप देख रहे हो कि इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही आ रही है। बट डिफरेंस क्या है दोनों की इमेज में? प्लेन मिरर जो इमेज देगा बेटा वो हमेशा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी।
प्लेन मिरर की जो इमेज होगी दैट विल बी सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के जितने ही साइज की होगी। बट जो हमारा कन्वेक्स मिरर देगा दैट इमेज विल बी डिमिनिश। दोनों की इमेज में ये डिफरेंस है कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन और कन्वेक्स से, ऑल्दो वो दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, बट प्लेन वाले की सेम साइज की होंगी और कन्वेक्स वाले की डिमिनिश्ड होंगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों की इमेज में डिफरेंस क्या है, तो ये आंसर है उसका। बट कनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज लेके चले जाओगे, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तभी इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, अदरवाइज नहीं बनेगी। और उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैसी होती है? उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मैग्नीफाइड होती है। तीनों की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में डिफरेंस है। अगर प्लेन मिरर होगा तो सेम साइज, कनकेव मिरर होगा तो मैग्नीफाइड, कन्वेक्स मिरर होगा तो डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल इन साइज। तो ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवा दी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे जुड़े हुए और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।